दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम इंडियंस ऐसे क्यों दिखते हैं? दुबले पतले हाथ पैर और आगे निकला हुआ बड़ा सा पेट। आखिर क्यों हमारे बड़े बूढ़ों को थोड़ी सी एज बढ़ते ही चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है? आखिर क्यों हमारी एवरेज हाइट साल दर साल घटती जा रही है? जी हाँ, ये बड़ा शॉकिंग है। दुनिया में तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में ये बढ़ रही है, पर हमारे देश में ये घट रही। और आखिर क्यों इंडिया में डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा रीजन है और वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि इंडिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। यहाँ की मोर देन 80% पॉपुलेशन जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है उससे कम प्रोटीन कंज्यूम कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के हिसाब से हमें पर डे अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन अपनी डाइट के जरिए मिलना चाहिए। और अगर आप एथलीट हैं या डेली वर्कआउट करते हैं तब बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है और 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक पहुंच जाती है। पर निराश करने वाली बात यह है कि हमारी 80% पॉपुलेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी अचीव नहीं कर पा रही। अगर ग्लोबल एवरेज प्रोटीन कंजम्पशन की बात की जाए तो वो है 68 ग्राम पर पर्सन पर डे, जबकि इंडिया में एवरेज प्रोटीन कंजम्पशन है 47 ग्राम पर पर्सन पर डे, जो कि पूरे एशिया में सबसे कम है एंड इवन सब सहारन कंट्रीज से भी कम है। एक रीसेंट सर्वे प्रोडिगी के हिसाब से इंडिया में 10 में से 9 लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, और जिसका नतीजा है कि आज 30 से 55 इयर्स के 71% लोगों की मसल हेल्थ अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि 90% से ज्यादा वीमेंस प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग फेज में अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, और जिसका असर सीधे तौर पर उनके बच्चे पर पड़ता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये भारत में जो गरीबी है उसकी वजह से लोग अपनी डाइट पर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते होंगे और अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते होंगे, पर ये सच नहीं है। हकीकत यह है कि ये डेफिशिएंसी रूरल के साथ साथ अर्बन पॉपुलेशन में भी लगभग बराबर परसेंटेज में मौजूद है। इंडियन मेडिकल रिसर्च ब्यूरो IMRB का एक सर्वे बताता है कि 73% अर्बन रिच लोग भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। यानी शायद आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं भले किसी फाइनेंशियली ठीक ठाक फैमिली से आते हो, पर हो सकता है कि आप भी अपनी डाइट में एनफ प्रोटीन नहीं खा रहे हो। तो आखिर इसकी वजह क्या है? यानी जो लोग अपनी डाइट पर खर्च भी कर सकते हैं, आखिर वो लोग भी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर प्रॉब्लम कहां पर है और कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, यही पता करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रोटीन डेफिशिएंसी के क्या रीजंस हैं इस पर डिस्कशन करें, एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आखिर प्रोटीन हमें चाहिए क्यों। बिकॉज इंडिया में ज्यादातर लोगों को प्रोटीन का बॉडी में फंक्शन क्या है और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में ठीक से पता नहीं। प्रोटीन पैराडॉक्स नाम के एक सर्वे में जिसमें 16 सिटीज की 2000 मदर्स से बात की गई, इसमें हमें पता चला कि ज्यादातर मदर्स को प्रोटीन के फंक्शन के बारे में ठीक से पता नहीं और उनके दिमाग में इसको लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं। जैसे 85% मदर्स को लगता है कि प्रोटीन से वेट गेन होता है, और इसीलिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो प्रोटीन के बजाय विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट खाना ज्यादा पसंद करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया में किचन की जिम्मेदारी ज्यादातर विमेंस ही संभालती हैं, वही तय करती हैं कि खाने में क्या बने। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये चीज तो आप सभी ने अपनी स्कूल बुक्स में जरूर पढ़ी होगी। प्रोटीन हमारी बॉडी के हर सेल एंड टिश्यू का एक अहम हिस्सा है जो कि उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। प्रोटीन हमारी मसल्स, बोन्स, स्किन एंड हेयर्स का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। यानी अगर इन चीजों को बनाना है या रिपेयर करना है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। इसके साथ ही प्रोटीन हमारी बॉडी के कई और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए जरूरी है, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है तो वो कुछ एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से ही बनी होती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इसी तरह जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सभी प्रोटीन से ही बने होते हैं। एंड इवन जो ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कर रहा है जो कि बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन है। जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही तो है जो ऑक्सीजन को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कुल मिलाकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में प्रोटीन का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो प्रोटीन है ये बनता है कुछ मॉलिक्यूल से जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका बायोलॉजिकल फंक्शन में रोल होता है। इनमें से 11 को हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, पर 9 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती और इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो 11 अमीनो एसिड्स बॉडी खुद से बना लेती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। होता क्या है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं हमारा शरीर उसे डिसमेंटल करके उसे कई तरह के अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। अब अगर उसमें कोई नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग है तो उससे हमारी बॉडी बाकी अमीनो एसिड्स को जोड़ तोड़कर बना लेती है।
बट अगर कोई एसेंशियल अमीनो एसिड मिस हुआ तो उसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती और इसीलिए इन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। प्रोटीन वैसे तो हर रॉ फूड में मौजूद होता है, बट इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। जिन फूड्स में ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है उन्हें हम प्रोटीन रिच फूड कहते हैं और उन्हें एज अ प्रोटीन सोर्स कंसीडर किया जाता है। जैसे मीट, एग्स, पनीर, सोया चंक्स एंड टोफू वगैरह को प्रोटीन रिच फूड माना जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसके साथ ही कई तरह की दालें, बीन्स, नट्स एंड सीड्स भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। ओके, तो बात करते हैं कि इंडिया के प्रोटीन डेफिशिएंट होने के पीछे आखिर क्या वजह है। वेल, तो इसकी कोई एक सिंगल वजह नहीं है बल्कि कई सारी वजहें। इन वजहों में से एक वजह अफोर्डेबिलिटी भी है। जी हाँ, एक प्रोटीन रिच डाइट थोड़ी सी महंगी तो होती है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि एक हेल्दी डाइट की पर डे कॉस्ट $4 के आसपास बैठती है, जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के स्टैंडर्ड जो कि होता है $2.15 पर डे से दुगनी कॉस्ट करती है। यानी जो पॉवर्टी लाइन से डबल भी कमा रहे हैं वो भी एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अभी भी 28% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि $3.65 पर डे से कम कमाती। तो अफोर्डेबिलिटी भी एक कंट्रीब्यूटिंग रीजन तो है, पर इंडिया के मामले में कई और भी रीजन है क्योंकि यहाँ तो बात 80% पॉपुलेशन की है जिसमें अर्बन रिच भी शामिल है। इंडिया की इस प्रोटीन डेफिशिएंसी के पीछे एक और रीजन दिया जाता है इंडिया में मौजूद वेजिटेरियनिज्म का। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी वेजिटेरियन पॉपुलेशन बसती है। कुछ अलग अलग सर्वेज के हिसाब से इंडिया की 30% से लेकर 40% तक पॉपुलेशन वेजिटेरियन, यानी ये लोग किसी भी तरह का मीट वगैरह नहीं खाते। बाकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी रेगुलर मीट ईटर्स बहुत कम है, ज्यादातर लोग कभी कभार ही इसको खाते हैं। मीट, जैसा कि हम जानते हैं, क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, यानी ये बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है। वहीं ज्यादातर वेज प्रोटीन सोर्सेज कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, यानी इनमें वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से कोई एक या दो या तो मिसिंग होता है या बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर वेजिटेरियन है तो आपको प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि अगर किसी एक सोर्स में कोई एक अमीनो एसिड कम है तो वो दूसरे सोर्स से मिल सके। साथ ही वेज सोर्स से आने वाले प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है, यानी एनिमल सोर्स से आने वाले प्रोटीन के मुकाबले हमारा शरीर इनको थोड़ा कम एब्जॉर्ब कर पाता है। ऐसे में ये रीजनेबल लगता है कि ज्यादा लोगों के वेजिटेरियन होने की वजह से इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट है। ये चीज कुछ हद तक सही भी है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं। हाँ, ये सही है कि अगर मीट को खाने में शामिल कर लिया जाए तो प्रोटीन गोल्स को इजीली अचीव किया जा सकता है, पर इंडिया इस मामले में भी पीछे रह जाता है। IMRB के सर्वे की माने तो 84% वेजिटेरियन इंडियन डाइट तो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं ही, बट 65% नॉन वेजिटेरियन डाइट्स भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। और इसका सीधा मतलब है कि हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसी में कुछ गड़बड़ है, यानी जो हमारा फूड कल्चर है, यानी जिस तरह का खाना हम खाते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जैसे जरा इस थाली को देखिए, माँ के हाथ का खाना। लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, खासतौर पर वो जो घर से बाहर रहते हैं, वो तो घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। ये वो खाना है जो एक आम भारतीय हर रोज अपने घर पर खाता है। एक कटोरी दाल, थोड़ी सी सब्जी, साथ में राइस या रोटी। नो डाउट माँ के हाथ के खाने में स्वाद होता है और ये बाहर के खाने से कहीं ज्यादा बेहतर भी है, बट इस खाने में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है। अगर इस खाने को आप रोज खा रहे हैं तो आप डेली का 40 से 50 ग्राम प्रोटीन भी हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस खाने में बिगेस्ट पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का है जो कि आता है व्हीट एंड राइस से। एंड यस, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा से ऐसा खाना नहीं खाते थे, बल्कि कुछ जनरेशन पहले से ही हमने इस तरह का खाना खाना शुरू किया है। पर हम इस तरह के खाने पर आए कैसे? वेल, इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है। आजादी के बाद इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी फूड सिक्योरिटी अचीव करने की। हम फूड के मामले में इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। इसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग सीड्स, यानी ज्यादा पैदावार करने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ ही गेहूं और चावल की खेती पर जोर दिया गया ताकि ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सके। एक समय पर जहां कई तरह के मिलेट्स हमारे खाने का हिस्सा हुआ करते थे, वहीं अब धीरे धीरे उनकी जगह गेहूं और चावल ने ले ली। अब गेहूं और चावल पेट तो भर सकते हैं, पर जब बात प्रोटीन की आती है तो ये दोनों ही प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं। व्हीट फ्लोर की बनी एक 6 इंच की चपाती में सिर्फ 2 से 4 ग्राम तक ही प्रोटीन होता है। वहीं 100 ग्राम कुक्ड राइस में सिर्फ 2.5 से 3 ग्राम तक ही प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन भी कोई क्वालिटी प्रोटीन नहीं होता। डाइजेस्टेबल इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड स्कोर यानी DIAAS इंडेक्स में व्हीट एंड राइस
दोनों ही लो स्कोरिंग प्रोटीन्स में आते हैं। इस इंडेक्स में टॉप पर वो प्रोटीन्स आते हैं जो एनिमल सोर्स से आते हैं। और जी हाँ, इसीलिए 65% नॉन वेजिटेरियन इंडियन डाइट भी प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि एक नॉन वेज थाली में भी मेजर पोर्शन व्हीट एंड राइस का है। थोड़ा सा मीट, वो भी बहुत सारी करी में, और साथ में बहुत सारे राइस या फिर रोटी। यानी हमारी नॉन वेज थाली भी बस कहने को नॉन वेज है, क्योंकि कुछ मीट के टुकड़े करी में तैर रहे हैं, पर देखा जाए तो यहाँ भी व्हीट एंड राइस ही डोमिनेट कर रहा है। जब हमारी नॉन वेज थाली का ये हाल है तो वेज थाली की तो फिर बात ही क्या की जाए, जहां पर कोई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स ढूंढना भी मुश्किल है। कई लोग सोच रहे होंगे कि दालें भी तो प्रोटीन का सोर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। 100 ग्राम अनकुक्ड दाल में 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। पर सवाल है कि हम दालों को खाते कैसे? कच्चा तो खा नहीं सकते, जाहिर सी बात है, उनको पकाना पड़ता है। पर हमारा दालों को कुक करने का जो तरीका है वो भी गड़बड़ है। दालों को कुक करने के लिए हम उसमें बहुत सारा पानी मिला देते हैं और उसका एक शोरबा सा तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से रॉ दाल में जो प्रोटीन था वो डाइल्यूट होकर बहुत कम रह जाता है। जिस दाल की एक कटोरी को आप प्रोटीन के सोर्स की तरह खाते हैं, उसमें मुश्किल से 5 ग्राम प्रोटीन होता है, और उस एक कटोरी दाल को भी बहुत सारी रोटियों या बहुत सारे राइस के साथ मिक्स करके खाया जाता है। अगर दालों को खाना ही है तो दाल की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर सीधे दाल ही खा लीजिए, रोटी या चावल की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कार्ब तो ऑलरेडी दाल में भी मौजूद है। इसके साथ ही अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर और कर्ड को भी जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप अपनी थाली में 100 ग्राम पनीर को ऐड करते हैं तो आपको आसानी से 18 से 20 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप एग खाते हैं तो एग भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसे आपको अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही सोया चंक और टोफू भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, जिन्हें थाली में ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वीगन है। देखिए, वीगन लोगों के लिए क्वालिटी प्रोटीन के कुछ लिमिटेड ही सोर्स रह जाते हैं, बीन्स, नट्स एंड सोया। हालांकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी एनिमल सोर्स से आने वाले प्रोटीन से कम होती है, पर अगर आप समझदारी से अपनी डाइट को प्लान करें तो थोड़ा मुश्किल तो है, पर इनके साथ भी काम चलाया जा सकता है। पर ये जो समझदारी है वो इंडियन वीगन्स में मुझे कई बार मिसिंग दिखती है। यहाँ वीगनिज्म समझदारी से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। लोग भावनाओं में बहकर एनिमल प्रोडक्ट्स तो छोड़ देते हैं, पर उस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि ये मुश्किल काम है। आदतों को बदलना हमेशा से ही मुश्किल होता है, जबकि भावनाओं में बहकर सस्ते प्राइड के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ देना काफी आसान है। इंडिया में वैसे भी वेजिटेरियंस की काफी बड़ी आबादी है और उनके लिए वीगन हो जाना कोई खासा मुश्किल भी नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट ही तो छोड़ने होते हैं, जो कि लोग भावनाओं में बहकर आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि बदले में प्राइड भी तो मिलता है। कुछ लोगों को इससे किसी धर्म विशेष या कुछ जातियों से खुद को बेहतर दिखाने का आसान मौका भी मिल जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीगनिज्म पर अगर यहाँ बात करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, वरना होगा ये कि ये वीगन मूवमेंट इस प्रोटीन डेफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाने का ही काम करेगी, क्योंकि ये देश इमोशनल लोगों का देश है। यहाँ लोग दिमाग से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं। आज बहुत सारे धर्मगुरु अपने मंचों से लोगों को नॉनवेज छोड़ने को कह रहे हैं, और लोग उनकी बातों में आकर भक्ति भाव में बहकर छोड़ भी दे रहे हैं। पर क्या वो वेजिटेरियन डाइट को कैसे हेल्दी बनाया जाए, इस पर कोई बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। बेटा, मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। अंतर क्या है ये बताओ? खुद का बाप बाप है और मुर्गा खा जाओ, मतलब तुम्हारा कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। उनका सारा जोर लोगों को गिल्ट में डालने पर रहता है। ऐसे में जबकि प्रोटीन डेफिशिएंसी इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है, लोगों को जो थोड़ा बहुत प्रोटीन जो कि वो किसी सोर्स से ले पा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें गिल्ट में डालना ठीक नहीं। ऐसे ही सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर, नेचुरोपैथ, क्वैक्स वगैरह पैदा हो गए हैं, जो लोगों में प्रोटीन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी दुनिया में कभी सुना आपने कोई भी इंसान प्रोटीन डेफिशिएंसी से मर जाता हो? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी एज सच। आप देख रहे हो क्या हालत है यहाँ पे। मतलब लोगों की डाइट पहले से गड़बड़ है, और अगर गलती से किसी के पास कोई सही इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई है तो ये लोग उसे भी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी का कोई एक नहीं, बल्कि रिलीजियस, कल्चरल, एथिकल, लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे कई सारे रीजंस हैं। पर इनमें से कोई एक रीजन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो कल्चरल है, या कहें हमारी फूड हैबिट्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें थोड़ी सी दाल सब्जी के साथ रोटी और चावल खाकर हमें लगता है कि हमने एक कंप्लीट और हेल्दी मील ले लिया है। और ये वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस, ये सभी के साथ है। कहने का मतलब है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आपको अपनी थाली में उन सोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है जहां से क्वालिटी प्रोटीन मिल सकता है, और उन सोर्सेज को कम करने की जरूरत है जो पेट तो भरते हैं पर प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं, जैसे रोटी और चावल। पर यह चीज सुनने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का लो प्रोटीन और हाई कार्ब खाना अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है।
और कोई चीज जब कल्चर बन जाती है तो उसे बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं जहां और लोग भी होते हैं और सबका खाना एक साथ बनता है। आप डाइट में जो बदलाव करना चाहते हैं वो जरूरी नहीं सबको पसंद आए, और जो खाना बनाता है उसके लिए भी ये झंझट का काम हो जाता है। खास तौर पर हमारी मम्मियां जो सालों से एक तरह का खाना बना रही, वो इस बदलाव के लिए राजी ही नहीं होती और सुनने को मिलता है तुम्हें ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो तुम अपना खाना खुद बना लो। पर कल्चर कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। जैसे गेहूं और चावल की खेती ने हमारे फूड कल्चर को बदला, वैसे ही लोगों में अवेयरनेस लाकर इस फूड कल्चर को भी बदला जा सकता है। और मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया के दौर में कई हेल्थ इन्फ्लुएंसर इस अवेयरनेस के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं, जिसके चलते काफी लोग अपनी फूड हैबिट्स में बदलाव कर रहे हैं। पर अगर गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे तो इन प्रोटीन गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जिसमें जो रोजमर्रा का खाना है उसको प्रोटीन रिच कैसे बनाया जाए इस बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट मिलेट्स एंड लेंटिल्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम निकाल सकती है। इनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए एडवांस सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों को भी प्रोटीन रिच फूड सब्सिडाइज रेट पर अवेलेबल कराया जा सकता है। दोस्तों, किसी देश के आगे बढ़ने के लिए उसकी पॉपुलेशन का हेल्दी होना सबसे पहली शर्त है। आज हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। ये एक रिसोर्स है जो कि अगर हेल्दी होगा तो देश की तरक्की में योगदान दे सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।